हेलो, आई एम दीपांशु सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, पहले से प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से एनर्जी सोर्स होते हैं और उन्हें कैसे क्लासिफाइड किया गया है। और आज हम देखेंगे वो कौन से एनर्जी सोर्स हैं जो नॉन कन्वेंशनल है और उससे हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या क्या मेथड है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सों को। देखो प्राइम मतलब एनर्जी की सोर्स को कैसे डिवाइड किया गया है ये बताया है। एनर्जी सोर्स में भी क्लासिफाइड एज फॉलो: प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, हिंदी में उन्हें इस प्रकार से कहते हैं: प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, द्वितीयक ऊर्जा स्रोत, व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक, परंपरागत एवं अपरंपरागत, नवीनीकरणीय एंड अनवीनीकरणीय। इन सबको लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। मतलब डेफिनेशन को लेकर तो हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं, थोड़ा डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी कौन कौन से क्या 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 होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज मतलब वो एनर्जी सोर्सेज जो क्या कहते हैं नेचुरली क्या कहते हैं नेचर में पाए गए थे। स्टार्टिंग से ही सबसे पहले जो पाए गए थे उनकी बात है। कौन से हैं नेचुरली जो पाए गए थे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, वाटर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, ये है क्या है हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। मतलब हम इन्हें अभी भी पहले यूज करते हैं और सेकेंडरी आएंगे जिन्हें हम बाद में यूज करते हैं। जैसे इट्स कॉल्ड एन सोर्स सच एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टीम एनर्जी, इन्हें क्या किया गया था, बाद में यूज किया गया था। दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट फाउंड नेचुरली मतलब जो नेचुरली नहीं पाए गए थे, आर ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्स, आजकल सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी एनर्जी को कन्वर्ट करके जो एनर्जी सोर्स बनाए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और स्टीम एनर्जी। क्योंकि प्राइमरी में कौन आएगी, जो सबसे पहले पाए गए थे, जैसे कोयल, पेट्रोल, नेचुरल और वाटर एनर्जी। मतलब ये प्रकृति में ऐसे ही मिले हैं, इनमें कोई नया चेंज नहीं चाहिए। पेट्रोल, पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मतलब नेचुरल गैस जैसे मिली थी हमें, और वाटर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, आगे दूसरी अब आता है कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। कॉमर्शियल यानी कि दोज एनर्जी सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन मार्केट एंड विच आर ऑब्टेन ऑन पेमेंट। ठीक, आर कॉल्ड कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, मतलब वो कॉमर्शियल मतलब यानी कि वो एनर्जी सोर्सेज जो मार्केट में आप उन्हें पैसे देकर खरीद सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल है, उन्हें क्या कहते हैं हम, कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये यहाँ सब कॉमर्शियल है। और नॉन कॉमर्शियल क्या कहलाएंगे, जैसे जिससे हमें ज्यादा पैसे खर्च मतलब पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं पर इतने नहीं खर्च करने पड़ते जितने कॉमर्शियल में लगते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं जिसके घर में अच्छी खासी जमीन हो वहाँ पे। जैसे सच है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल हो, फ्यूल वुड फ्यूल, डंक यानी गाय का गोबर, गोबर हो गया, और एग्रीकल्चर वेस्ट यानी पत्तियां हो गई वहाँ की, पत्ते और घास फूस हो गया जो है, वो सब किस में आते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स में आते हैं। अब आता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मतलब जो परंपरागत हैं, इस टाइम परंपरागत हैं। दो एनर्जी सोर्स फ्रॉम विच मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन एट प्रेजेंट टाइम मतलब वो जो इस टाइम परंपरागत तौर पर काफी चलन में है वो क्या कहलाएंगे, कन्वेंशनल। जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, वाटर एंड न्यूक्लियर एनर्जी के क्या कहलाते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। और नॉन कन्वेंशनल क्या कहलाते हैं, दो एनर्जी सोर्स विच आर कंट्रीब्यूशन एट प्रेजेंट टाइम मतलब उनका कहते हैं वो एनर्जी सोर्स जिनका इस समय योगदान ना के बराबर है या बहुत कम है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी और टीडल एनर्जी, ये लगभग ना के बराबर ही आजकल क्या कर रहे हैं, यूज की जा रही है, तो वो किस में आएंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में। ठीक, अब आता है एक बचता है और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल क्या होता है, दोज एनर्जी सोर्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन मतलब वह एनर्जी सोर्स जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे और ये क्या कहते हैं, पृथ्वी में क्या कहते हैं हमारे में इनका सोर्स क्या है, कभी नहीं खत्म होने वाला सोर्स है, मतलब प्रचुर मात्रा में। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, जब तक सोलर है, सूर्य है, तब तक हम एनर्जी बना सकते हैं, हवा है तब तक बना सकते हैं। जियोथर्मल मतलब जब तक हमारे पृथ्वी में लावा रहेगा, क्या ज्वालामुखी रहेंगी, तब तक हम क्या कर सकते हैं, और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब ज्वार भाटा एनर्जी से। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं दोज एनर्जी सोर्स विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन जैसे कि मतलब जिन वो एनर्जी सोर्स जिन्हें हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, और वो उनका सोर्स क्या है, लिमिटेड है मतलब पूरा नहीं है, कभी ना कभी तो कुछ सालों में आगे वो खत्म हो जाएंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आदि। ठीक है, तो इसलिए
कहते हैं प्राइमरी और प्राइमरी सेकेंडरी हो गए हमारा, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल। प्राइमरी सेकेंडरी कहने का मतलब सबसे पहले पाए गए थे, फिर उनके द्वारा प्राइमरी को कन्वर्ट करके सेकेंडरी बनाया। कॉमर्शियल मतलब जिन्हें हम पैसे देके खरीद सकते हैं, नॉन कॉमर्शियल मतलब जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। कॉन्वेंशनल जो इस टाइम चलन में है, नॉन कॉन्वेंशनल जो मतलब इस टाइम चलन में नहीं है। रिन्यूएबल मतलब जिनकी मात्रा प्रचुर मात्रा में है, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो अभी प्रचुर मात्रा में क्या कहते हैं नहीं है और कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। और रिन्यूएबल मतलब बार बार उन्हें यूज किया जा सकता है अगेन एंड अगेन। ठीक, अब देखते हैं एनर्जी सोर्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब एनर्जी में किस किस टाइप के सोर्स हैं और उनका कितना परसेंटेज है। ठीक है, जैसे सबसे देखो कोल, कोल 27% और सोलर विंड से 1%, हाइड्रो से 6%, वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, नेचुरल गैस से कितना है 6%, न्यूक्लियर से 6%, क्रूड ऑयल से 39%, नेचुरल गैस से 27%। ठीक है, अब देखो कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जो यहाँ ये सब फॉसिल फ्यूल है, तो इनको मिला के टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, लगभग 87% है। ठीक है, कितना है 87% टोटल क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक, और जबकि आप यहाँ देखिए कितना सोलर का और हाइड्रो का, न्यूक्लियर का क्या है, बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब वर्ल्ड का देख लेते हैं। एनर्जी सोर्स ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स ऑफ इन इंडिया, इसमें क्या है देखिए स्टीम प्लांट, स्टीम प्लांट यानी कि थर्मल पावर प्लांट, जिससे कि थर्मल पावर प्लांट दूसरा कितना है 58%, गैस प्लांट यानी कि सीएनजी जैसे या गैस से यूज हो रहा है वो 11%, हाइड्रो कितना है 26%, क्योंकि भारत में नदी हुई कमी नहीं है तो यहाँ पे इसका परसेंटेज थोड़ा ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट कितना 2% और डीजल और विंड कितने 3%। अब यहाँ देखिए कहते हैं रिन्यूएबल पावर प्लांट जो है जैसे विंड है और क्या कहते हैं विंड और अदर प्लांट है, उनका केवल परसेंटेज कितना है, कुल 3% है। जबकि स्टीम पे लगभग देखिए आप 58% लोग क्या इंडिया में डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से जनरेट की जाती है। उसके बाद नंबर आता है हाइड्रो, फिर न्यूक्लियर, फिर अदर पावर प्लांट जो बचते हैं उनका नंबर आता है। जबकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है 70% ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अगर इस नजरिए से देखें तो हमारी क्या कहते हैं पॉपुलेशन हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, फॉसिल फ्यूल के प्राइस क्या है बढ़ते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तो हमें क्या करें नया एनर्जी सोर्स चाहिए जो हमारे सस्ता हो, किफायत हो। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स पे हमें जाना पड़ेगा। अब देखते हैं वाई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, हम इन पे ही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे क्यों जाना चाहते हैं। देखिए जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड स्टॉक ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब पूरे कहते हैं वर्ल्ड में फॉसिल फ्यूल का एक कुछ स्टॉक है। ठीक है, पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ये क्या है सब लिमिटेड मात्रा में है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2050 तक ये सभी क्या होंगे, नेचुरल सोर्सेज खत्म हो सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरी तरफ पॉपुलेशन क्या है वर्ल्ड की, क्या है डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमारी डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली बात है क्या कहते हैं प्राइस तो बढ़ने हैं ही। ठीक, इफ एक्सटेंशन ऑफ दिस सोर्स कंटिन्यूस टू इंक्रीज इन दिस वे देन द कमिंग फ्यू ईयर इट विल बी फिनिश। ये कहने का मतलब है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो कुछ दिनों बाद हमारे क्या कहते हैं जो सोर्सेज हैं वो क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दीज एनर्जी सोर्सेज क्रिएटेड सम अदर प्रॉब्लम सच एज ए प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं ये कुछ तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, शार्प राइज इन मतलब प्राइस को अचानक बढ़ना, एकदम घटना, कटिंग फॉरेस्ट मतलब जब जंगलों का कटाव भी होता है, क्रूड ऑयल मशीनें वशीनें के लिए सड़कें और रोड बनानी पड़ती है तो हमारे जंगलों का कटाव भी होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सच एज ए लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, वाटर और लैंड का मतलब क्या कहते हैं भूमि कहते हैं जो मिट्टी है उसे प्रदूषित कर दिया जाता है, वाटर में जल को प्रदूषित कर दिया जाता है। और जब ये जलाए जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा इफेक्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही सब कुछ है। has been generated due to the emission of gas like to CO2, SO2 और NO and fly ash। मतलब जो भी हम फ्यूल जला रहे हैं इनसे गैसें निकलती हैं CO2, SO2 और NO। और फ्लाई एश कहने का मतलब है कोयला जलाने पे जो उसकी राख बचती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। CO2, SO2 आदि से क्या हो रहा है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल के कारण हमारा क्या हो रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे इसमें क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाते हैं तो हमने देखा कि इसमें सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है न्यूक्लियर वेस्ट की, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने वाले जिसका न्यूक्लियर वेस्ट बचता है वो काफी रेडियो एक्टिव होता है।
उसे ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ से कहीं रेडिएशन नहीं फैले, तो उसे कहीं पानी में दबा के या कई फीट गहरा गड्ढा जमीन में खोद के रखना पड़ता है, जिससे हमारा क्या देखो, एक तो सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है और खाली बेफालतू में क्या है, जमीन घिर रही है। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, मतलब इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहते हैं इन फॉसिल फ्यूल यानी कि कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सों से कहते हैं नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सों पे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर, ये जो नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें बार बार यूज किया जा सकता है। बार बार यूज करने को क्या कहेंगे हम, रिन्यूएबल हैं, बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे और ये पॉल्यूशन लगभग बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री ही है, ये ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं इसके मुकाबले, फॉसिल फ्यूल के मुकाबले। अब हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी होती क्या है आखिरकार। ठीक है, सोलर एनर्जी ऑब्टेन बाय सन रेडिएशन। सन रेडिएशन मतलब सूरज का जब प्रकाश आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सन रेडिएशन बोलते हैं। सन रेडिएशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सूरज का प्रकाश ही नहीं बल्कि कई सारे अल्फा बीटा एक्स रे, कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे, कई सारी कहते हैं अनवांटेड रे होती हैं जो उसके साथ आ रही होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। कहते हैं सोलर एनर्जी ऑब्टेन बाय सन रेडिएशन ऑन अर्थ। ठीक है, ये द मदर ऑफ ऑल टाइप ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब सभी टाइप के एनर्जी सोर्सों की क्या है, एक तरह की माता है। ठीक है, ओनली न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्सेप्शनल, न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ के इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं पार्टी एटम, किसी पदार्थ के थ्रू एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यूरेनियम से एनर्जी बनाई जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की सोलर एनर्जी का यूज नहीं होता है ना। ठीक है, सोलर एनर्जी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम सन, ये मतलब एक तरीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, जो सन से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें एक्सरे हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे हैं, आदि आदि हैं। दिस रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, मतलब ये जो रेडिएशन जो आ रहा है इसे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एप्लीकेड टेक्नोलॉजी, मतलब जो सूरज से हमारा रेडिएशन आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, इसे हम अपनी उपस्थित टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन सोलर रेडिएशन देयर आर टू टाइप ऑफ रेडिएशन, हमारे सोलर रेडिएशन कितने, दो टाइप का रेडिएशन है। आयोनाइज्ड रेडिएशन सच एज एक्सरे, आयोनाइज्ड रेडिएशन मतलब इसमें क्या होगा, एक्सरे एंड गामा रेज आएंगी। ठीक है, विच आर हार्मफुल, ये जो रे हैं हार्मफुल हैं, एंड अदर इज नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रे और विजिबल रे एंड इंफ्रारेड रे। ठीक है, ये तीन रे हैं और ये क्या है, आयोनाइज्ड क्या है, ये हार्मफुल है, जबकि ये इतनी हार्मफुल नहीं है। ओनली नॉन आयोनाइज्ड रे रीच ऑन द अर्थ, केवल जो नॉन आयोनाइज्ड रे हैं जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड जो है वही धरती तक पहुंचती हैं, और बाकी एक्सरे एंड गामा रे पृथ्वी पर उपस्थित 22 किलोमीटर के धरती के क्या कहते हैं, कहाँ पे, धरती से ऊपर 22 किलोमीटर उपस्थित ओजोन लेयर क्या करती है, उन्हें रोक लेती है इन किरणों को आने के लिए। ठीक है, तो ओनली नॉन आयोनाइज्ड रे रीच ऑन दी अर्थ, सोलर रेडिएशन विच डायरेक्टली रीच ऑन दी अर्थ इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडिएशन, मतलब वो रेडिएशन जो पृथ्वी पर डायरेक्ट, मतलब इधर उधर नहीं विसरित होगा, सीधा आएगा एक लाइन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेडिएशन। एंड दैट रेडिएशन विच रीच ऑन दी अर्थ आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब अध्रुवित इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रेडिएशन। एक होता है ध्रुवित, एक होता है अध्रुवित, मतलब एक ध्रुवित क्या होता है, सीधे एक ही डायरेक्शन चलता है, और अध्रुवित क्या होता है, डिफरेंट टाइप में क्या कहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, विस्तृत हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज, जो डायरेक्ट आता है, सीधा आता है, यानी ध्रुवित, उसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट रेडिएशन। दिस सन ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन एंड डायरेक्ट रेडिएशन इज कॉल्ड टोटल रेडिएशन, दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, डिफ्यूज और डायरेक्ट को टोटल रेडिएशन, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल रेडिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब से थोड़ा समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से रेडिएशन आता है हमारी धरती पे। ये देखिए, ये हमारा सन है, ये सन क्या है, ऊपर से रेज क्या कहते हैं, क्या आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही है, ये इसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो एक्सरे हैं, गामा रे हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल रे हैं और इंफ्रारेड हैं, काफी सारी रे इसमें आ रही है। तो ये क्या हमारी ओजोन लेयर है जो हम प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ये हमारी क्या ओजोन लेयर सबसे ऊपर। तो ये कुछ लाइट आई, कुछ लाइट आई, और ये क्या हुई, यहाँ पर आई, टकरा के वापस हो गई, रिफ्लेक्ट, सम ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर बैक टू द, मतलब सन आई जो हार्मफुल किरणें थी उन्हें रोक लिया और बाद में क्या कर दिया, पीछे को रिफ्लेक्ट कर दिया, रोक लिया एक तरीके से। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। पूरा टोटली लाइट आई और टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब ठीक है, कुछ लाइट आई, वो क्या किया, सीधा आई और धरती के इसमें द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड ये रेडिएशन क्या होगा, आएगा
और क्या करेगा, ऐसे धरती को क्या करेगा, गर्म करेगा। ठीक है, मतलब गर्म करने लग जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे अब कुछ क्या होगा, कुछ इसके सरफेस से टकराएगी, वो कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब कुछ तो सीधे निकल जाएंगी, पर जब कुछ क्या होंगी, जब एटमोसफेयर में टकराएंगी तो ये टकरा के दोबारा धरती पर टकराएंगी। ठीक है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, फिर दोबारा धरती पर टकराएंगी। मोस्ट हीट एब्जॉर्ब एंड री एमिटेड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज एंड गैस मॉलिक्यूल फर्दर वार्मिंग द अर्थ। अब ये क्या होता है, जब से जैसे माना कि सूरज अब क्या कहते हैं, छिप गया, दिन छिप गया, अब सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो अब क्या होगा, जो इसने अर्थ ने हमारी एनर्जी ऑब्जॉर्व की थी, अब उसे क्या करेगी, रिलीज करना चालू करेगी। जब से रिलीज करना चालू करेगी तो उसमें क्या होगा, एनर्जी को बाहर निकलेगी, अर्थ से बाहर की ओर निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी तो यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, किसके, CO2 के भी होंगे, ऑक्सीजन के भी होंगे, नाइट्रोजन के भी होंगे। तो कुछ जैसे पार्टिकल होंगे, तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल जब एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रही होगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, कि वो एनर्जी क्या कहते हैं, कि नहीं कि यहीं रह जाएगी, नीचे की नीचे ही रह जाएगी, ऊपर नहीं जा पाएगी ऊपरी वायुमंडल में। नीचे की नीचे रहने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, नीचे की नीचे ही रह जाएगी, उससे क्या होगा, हमारा धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यही कारण है कि हमारा धरती का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमने देखा कि CO2 की गैस का एमिशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, क्या कहते हैं, CO2 गैस का एमिशन कम था, तो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, और रातें क्या होती हैं, जल्दी ठंडी हो जाती थी। पर आपने आजकल देखा होगा कहीं रातें 12 बजे जाके कहीं ठंडी हो रही हैं। अगर CO2 की इमिशन कम होता रहेगा तो हमारी धरती का टेम्परेचर कम धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा या कम ही बढ़ेगा, जिससे कि ग्रीन हाउस की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, जो लगभग जो यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो रेडिएशन आ रहा होता है, कम से कम 174 पेटावाट्स होता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन जो आता है अपर एटमोसफेयर पे, मतलब यहाँ पे। ठीक है, 1 पेटावाट कितना होता है, 10⁻15 वाट। अब लगा सकते हैं कितनी एनर्जी सूरज के द्वारा आ रही होती है, और हम कुल 1% भी उसका यूज नहीं कर पाते, कुल 1% भी। ठीक है, अब देखते हैं सोलर एनर्जी का आगे। ठीक है, अगर आपको इसमें से क्या कहते हैं कुछ पूछना है सोलर रेडिएशन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसमें और डिटेल में बता दूंगा काफी। ठीक है, नीचे कमेंट में क्लिक करिएगा। और सोलर एनर्जी, इंस्ट्रूमेंट फॉर सोलर रेडिएशन मेजरमेंट, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो सोलर रेडिएशन को मापते हैं। ठीक है, कुल 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, बेसिकली 2 टाइप में ये और ये टाइप यूज आते हैं, 3 टाइप के, जैसे पाइरोलियोमीटर, ठीक है, पायरोनोमीटर और सेलोरीमीटर। ये 3 टाइप के मीटर हैं। ठीक है, पाइरोलियोमीटर, पायरोनोमीटर, सोलोरीमीटर। ठीक है, ये मीटर हैं, ये क्या काम करते हैं, जो सूरज का रेडिएशन आ रहा होता है इसको क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, मतलब माप लेते हैं। ठीक है, इसको हम किस में मापते हैं, इसको मापते हैं लैंगले में। ये लैंगले पर आवर या पर डे में इसका मेजरमेंट किया जाता है। एक लैंगले कितना होता है, 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि 1 किलो कैलोरी 4184 जूल के बराबर होती है। ये लैंगली क्या है, ये सैमुअल लैंगले थे। ये इन्होंने क्या किया था, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट है पाइरोलियोमीटर और पायरोनोमीटर, इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने सोलर रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। ठीक है, देखो सोलर थर्मल एनर्जी। सोलर थर्मल एनर्जी क्या होती है, देखो सोलर थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्टर। और सोलर एनर्जी को, जो सूरज से प्रकाश आ रहा है, उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोलर एनर्जी कलेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये डिवाइस का नाम है सोलर एनर्जी कलेक्टर। इट इज अ डिवाइस विच कलेक्ट सोलर रेडिएशन। इट इज अ डिवाइस विच कलेक्ट सोलर रेडिएशन एंड ट्रांसफर हीट टू ए फ्लूइड विद विच इज इन कनेक्ट विद द कलेक्टर। मतलब सोलर ये क्या करती है, सोलर एनर्जी कलेक्टर क्या करता है, सोलर रेडिएशन आ रहा होता है, उसे कलेक्ट करके उसे हीट के थ्रू फ्लूइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लूइड में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर। और सोलर एनर्जी कलेक्टर कितने टाइप के होते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इसे नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप भी कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर यानी कि फोकस टाइप सोलर कलेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, ये 2 टाइप के ही मिलेंगे आपको बेसिकली। अब देखते हैं सबसे पहले फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है। अब देखिए, फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है, फ्लैट मतलब जिसकी ऊपरी सरफेस क्या होगी, फ्लैट होगी, वो क्या कहलाएगा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर यूज्ड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसका तापमान 100 से कम चाहिए होता है, हमें वहाँ क्या यूज करते हैं, हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हीट ट्रांसफर फ्लूइड प्लेट, कितने फ्लूइड प्लेट कलेक्टर में भी क्लासिफाइड
तो मतलब फ्लूइड कहते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, फ्लैट होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हीट ट्रांसफर कहते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये फ्लैट है, ठीक है, फ्लूइड नहीं फ्लैट। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मतलब कितने दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा, लिक्विड हीट कलेक्टर और एयर गैस हीट कलेक्टर। लिक्विड हीट कलेक्टर कहने का मतलब है कि जो उसके अंदर से जो फ्लो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। और ये देखते हैं पहले, देखिए ये क्या हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, थर्मल इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी सबसे ऊपर ही यहाँ से क्या है, सूरज की किरणें आ रही हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं ऊपर से, यहाँ पे कांच की सतह लगी हुई है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कांच की सतह लगे होने से क्या है, ये दूसरी क्या है, दूसरी कांच की सतह लगी हुई है। ये क्या होती है, पारदर्शी ढक्कन होता है, ये भी पारदर्शी ढक्कन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये काले रंग की ट्यूब, ये ट्यूब्स जो हैं इनमें क्या होता है, फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है। क्या होता है, फ्लूइड पानी। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड हीटिंग कलेक्टर। अगर हमें लिक्विड की जगह हम एयर फ्लो करेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, एयर हीटिंग कलेक्टर या गैस हीटिंग कलेक्टर। ये क्या करेगा, यहाँ से जो रेडिएशन आया, यहाँ पे काली परत चढ़ी हुई होती है, तो ये क्या करती है, काली परत क्या करती है, उसको सारे रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि व्हाइट होती है तो उसे क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कांच की चीजें हैं तो उसमें लगाए जाते हैं कि जो हीट इसके अंदर आ जाए वो क्या कहते हैं, बाहरी आवरण को उस पर कोई इफेक्ट ना कर सके और हमारा अंदर का टेम्परेचर क्या हो, धीरे धीरे बढ़ सके। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी इन होगा, यहाँ पे क्या होगा, आउट, यहाँ इन, यहाँ आउट, यहाँ इन, यहाँ पे आउट। तो इससे क्या होगा, पानी इसमें घूमता रहेगा, ऐसे इधर से निकलेगा उधर से बाहर आएगा, घूमता रहेगा। तो ये क्या होगा, पानी यहाँ पे गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने से क्या होगा, हम इसे अपने एज पर द रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर एयर को गर्म करना होगा तो यहाँ से एयर फ्लो होती रहेगी ठंडी, यहाँ पंप लगा होगा और यहाँ से कोल्ड एयर डालेंगे तो यहाँ से हॉट एयर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर कुछ इस तरीके से होता है। और देखिए ग्लास प्लेट है ये, यहाँ से क्या फ्लूइड ऐसे फ्लो होगा, इधर से ऐसे घूम के आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूम के ऐसे आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये कांच की प्लेट लगी हुई है, ठीक। ये क्या है, इस पे ये इंसुलेशन क्या क्या इनके थर्मोकोल भर देते हैं, ठीक है। ये थर्मोकोल भर दिया होता है, कांच की है, रेडिएशन आ रहा है ऊपर से नीचे को, ठीक। और दूसरा देखते हैं कॉन्सेंट्रिक टाइप। दिस टाइप ऑफ कलेक्टर आर यूज, अगर हमें टेम्परेचर हाई चाहिए तो हम कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर यूज करते हैं। ये कलेक्टर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपरी टेम्परेचर के लिए क्या कहता है, यूज किया जाता है। दिस इज इन दिस कलेक्टर सोलर रेडिएशन इज कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पॉइंट, मतलब इसमें क्या होता है, जो जितना भी सूर्य का प्रकाश है उसे क्या कहते हैं, एक पॉइंट पे फोकस कर दिया जाता है, ठीक है। और फोकस वहां किया जाता है जहाँ पे, और जहाँ फोकस किया जाता है वहां से हम क्या फ्लूइड पास करवाते हैं, या फिर ऐसा कोई ऐसा कोई फ्लूइड पास करवाते हैं जो वो उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। और वहाँ उसका फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री का मतलब इसकी ज्यामिति के आधार पर, यानी कि डिजाइन के आधार पर इसे दिन भागों में बांटा गया। जैसे पैराबोलिक रफ कलेक्टर, मिरर स्ट्रिप कलेक्टर, फ्रेंसल लेंस कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद एडजस्टेबल मिरर, ठीक है। कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, ठीक है। ये सीपी से सीपीसी बोलते हैं। अब देखो कैसे कैसे होते हैं ये। कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर क्या होता है, देखिए पैराबोलिक टाइप में क्या होता है, ज्यादा सूरज का रेडिएशन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, और इसको रिफ्लेक्ट करके, ये पैराबोलिक शेप है, इसे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस कर दिया जा रहा है। ये फोकस हो गया, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हो गया, तो इसे कहेंगे पैराबोलिक रफ कलेक्टर। अब इसी को अगर आप एक पैराबोलिक शेप लिया, अगर इसी को आप लंबा कर दीजिए, ठीक है, काफी लंबा स्ट्रेच मतलब कई सारे जोड़ दीजिए, तो ये सारा प्रकार यहाँ और यहाँ टकराएगा, किस पे फोकस होगा, ये जो रोड हो रही है इस पे फोकस होगा, ठीक है। यहाँ से टकराएगा यहाँ, यहाँ टकराएगा यहाँ। और इसमें क्या है, इसको कैसे करते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ रखा जाता है। नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन होगी, मतलब यहाँ नॉर्थ होगा तो यहाँ साउथ होगा। और ईस्ट से वेस्ट इसका क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। जो टाइम ट्रैक भी है ना, ईस्ट से वेस्ट क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। अब देखिए जो इसमें ग्लास ट्यूब लगी होती है, ये ग्लास ट्यूब है लगी हुई है, बीच में गोल गोल ग्लास शील्ड है, और इसके चारों ओर क्या है, अवशोषक ट्यूब लगी है, यानी ब्लैक कलर की कोई ग्लास शील्ड लगी होगी, जो इससे क्या सोलर रेडिएशन को क्या कर देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। काले रंग की शील्ड होती है बेसिकली, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और किस तरीके से दिखता है, देखिए ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, सूर्य रेडिएशन आकर यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये भी इस तरीके से, ठीक है, रिसीवर ये क्या होगी, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होता रहेगा, पानी यानी कि पानी फ्लो होता रहेगा, उसे क्या कर देगा, गर्म कर देगा। ये देखिए गैस, ये ग्लास कवर है और रिसीवर ट्यूब लगी हुई है, ये वाली ट्यूब, ठीक है। और देख लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, देखो नॉर्थ से साउथ लगी होती है,
लगी होती है, और ये क्या होती है, रोटेट होती रहती है। यहाँ से फ्लूइड इन होता है और यहाँ से फ्लूइड आउट। यहाँ पे सूर्य का पावर टकरा के इस पे जाएगा, इस पे, और इससे क्या कर देगा, ये रोड को क्या करता है, गर्म। जो ये रोड गर्म हो गई तो इसके अंदर से जो पानी फ्लो हो रहा होगा वो भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये ईस्ट से निकलेगी और वेस्ट में क्या होगी, ऐसे रोटेट करती रहेगी ऊपर की ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये सब कौन है, सिलेंड्रिकल पैराबोलिक, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर में कुछ ये हैं, देखिए ये क्या है, पैराबोलिक रफ कलेक्टर। ये क्या कहते हैं, ये भी पैराबोलिक रफ कलेक्टर है। में क्या है, सूरज का प्रकाश आ रहा है और एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, संकेंद्रित किया जा रहा है। अब इसमें हमने यहाँ कुकर रख दिया, हमने यहाँ कुकर रख दिया तो ये क्या करेगा, इसमें खाना जो रखा होगा वो पक जाएगा। यहाँ पे काफी मात्रा में क्या होती है, काफी हीट प्रोड्यूस होती है। देखो इसका डिजाइन है, ठीक। और देखिए दूसरा, ये पैराबोलिक टाइप है। ये देखिए यहाँ पे सर, इसमें रोटी भी बना सकते हैं, हमें तवा रख के इसमें रोटी भी सेक सकते हैं, ठीक। और ये सिलिंड्रिकल पैराबोलिक टाइप है, ये काफी बड़ा, जहाँ पे इंडस्ट्रियल के लिए चाहिए होता है तो हम इस टाइप का यूज करते हैं, ठीक। ये क्या है, यहाँ पे प्रकाश आ रहा होगा, ये टकराएगा टकराएगा यहाँ पे एंटर, इस पे पड़ रहा होगा, और इसे क्या कर देगा, जो फ्लो हो रहा होगा। क्योंकि देखो इस टाइम शाम हो गई है ना, यहाँ दिन छिपा लग रहा है ना, तो ये कहाँ गया, पूरा वेस्ट में आके नीचे की ओर झुक गया है बिल्कुल। जगह सुबह का है तो ये सुबह बिल्कुल सामने की ओर खड़ा है। यहाँ से यहाँ जितनी भी लाइट आ रही है सब कहाँ होगा, इस पे टकरा रहा होगा। तो ये क्या कर देगा, इसमें जो भी फ्लो हो रहा होगा उसे क्या कर देगा, हीट अप कर देगा। अब और आते हैं अगला, अब आता है कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर में आता है मिरर स्ट्रिप कलेक्टर। मिरर स्ट्रिप कलेक्टर कहने का मतलब है, हमने तो वहां देखा था कि एक सिंगल पीस था मिरर का, काफी बड़े बड़े। इसमें क्या है, छोटे छोटे पीसों को जोड़ के, मिरर को जोड़ के उनको सोलर के रेडिएशन को एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे पीस हैं, आयताकार पीस हैं, इन्हें क्या किया है, एक जगह कलेक्ट करके एक फोकस पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है सबको, ठीक है। और देखते हैं दूसरा, ये कौन सा टाइप है, मिरर स्ट्रिप कलेक्टर है। ये इस टाइप के छोटे छोटे यहाँ पे क्या किए गए, बनाए गए हैं, क्या कहते हैं, मिरर बनाए गए हैं। उनको क्या सारा फोकस कहाँ है, यहाँ पे इस पे किया गया है। देखिए ये सब इस पे फोकस किया गया है, ठीक है। अब दूसरा अगला आता है फ्रेंसल लेंस कलेक्टर। फ्रेंसल लेंस कलेक्टर, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या सोलर थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के तरीके हैं। फ्रेंसल लेंस क्या होता है, इसमें जो सोलर रेडिएशन आ रहा होता है, फ्रेंसल लेंस कुछ इस तरह की कटिंग होती है इसमें लेंस में, कि कोई भी सोलर रेडिएशन आता है तो उसे एक पॉइंट में फोकस कर देता है। और यहाँ के रिसीवर रखा होता है, जिसे बोलते हैं फ्रेंसल लेंस। किस तरीके से दिखता है देखिए, और उसका एक व्यू है ये। इसमें क्या है, ये छोटे छोटे, अभी हमने देखा था ना, ये तो सामने से देखा था, और इसका टॉप व्यू ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, और इसका टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है लंबा। इसमें सारा फोकस कहाँ करेगा लाइट का, ऐसे नीचे इस लाइन जो रोड है, फोकस लाइन इस पे कर देगा। आपको इस तरीके से दिखते हैं, देखो ये देखो, इसमें जो सारा रेडिएशन यहाँ पड़ेगा और यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा इसके सीध में, ठीक है। तो उसे क्या करेगा, हीट अप कर देगा। लेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भी लेंस, फ्रेंसल लेंस, ये भी क्या करेगा, इसमें गोल गोल से बने होते हैं ऐसे, जैसे ये है, ठीक। इस तो गोल गोल से चित्र बने होते हैं, तो ये पॉइंट पे क्या करता है, फोकस कर देता है। ऐसे ये है, ये दिखाएगा कैसे होगा। यहाँ से रेडिएशन यहाँ से मतलब इधर से रेडिएशन भेजोगे तो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, इधर से भेजोगे तो एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। एक तरीके का ये है फ्रेंसल लेंस, ये भी एक तरीके की फ्रेंसल लेंस है, ठीक। अब आती है हमारी कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर। कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर सीपीसी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो पैराबोलिक मिरर होते हैं। ये तो पैराबोलिक मिरर होते हैं, क्या करते हैं, जितना भी सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है और यहाँ पे अवशोषक जो प्लेट रखी होती है अभी, तो उसके द्वारा क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे करता है, देखिए अगर ये थीटा है, ये क्या है, ये पैराबोलिक एक्सिस, ये इसकी हमारी क्या है, पैराबोलिक एक्सिस है। और थीटा इजिकल टू थीटा सी, थीटा इजिकल टू थीटा सी, ठीक है। थीटा सी मतलब पैराबोलिक एक्सिस, और थीटा क्या है, जो सूर्य की, देखो इनकी एक्सिस, इन दोनों की एक्सिस बराबर है, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और सारा का सारा रिफ्लेक्ट किसको हो जाएगा, जो अवशोषक प्लेट है उस पर अवशोषित हो जाएगा, ठीक है। उस पर क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा लेस देन थीटा सी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर ये जो इंक्लिनेशन है कम हो जाएगा, पर यहाँ पूरी प्लेट पे पड़ रहा था तो ये आधी प्लेट पे पड़ेगा। तो थीटा ज्यादा हो जाएगा तो सूर्य की किरणें आएंगी, ये इस वाले मिरर पे टकराएंगे, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस लौट जाएंगे, तो इस पे कोई इस पे अवशोषक परत पे कोई भी अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो ये और ये दो कंडीशन यूज की जाती है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये देखिए, ये है तो पैराबोलिक प्लेट है, ये ऊपर कांच की प्लेट रखी हुई है, ये क्या है, यहाँ से अंदर आ रहा है एंटर,
यहाँ टकरा रहा होगा, ये प्लेट है यहाँ पे बीच में, ये वाली यहाँ पे टकरा के ये देखिए ठंडा पानी यहाँ जा रहा है, गर्म पानी यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पानी गर्म करने के एज यूज में ली जा रही है। ठीक है, सोलर जितने भी इक्विपमेंट है हमें जितने भी डिजाइन करते हैं हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन्हें मॉडिफाइड कर सकते हैं और एज पर जो रिक्वायरमेंट उन्हें डिजाइन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये है तो पर्टिकुलरली इसी काम के लिए यूज होगा। इसे हम क्या कहते हैं हवा को गर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो हमें डिपेंड करता है कैसे यूज करवा। ठीक है, अब एक और आता है, ठीक है, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद एडजस्टेबल मिरर। ये क्या होती है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है, पर फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या होता है, ये दो मिरर नहीं होते थे। ये क्या, फ्लैट प्लेट कलेक्टर से इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये टेम्परेचर को क्या करता है, थोड़ा बढ़ा देता है। देखो जो मिरर पहले क्या होता है, अगर ये मिरर नहीं होते तो रेडिएशन आ रहा था तो केवल यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा था और यहाँ का तो बेकार चले जा रहा था। तो ये क्या हो रहा है, जो रेडिएशन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, टकरा है, कहाँ फोकस कर दे रहा है, इस लाइन में फोकस कर दे रहा है। ये देखो ऐसे, तो इसे कहते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद एडजस्टेबल मिरर। प्रकाश आया, ये मिरर है तो एडजस्टेबल, और यूं आया और यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे कि इसका टेम्परेचर और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। ये देखो इस तरीके से, पहले ये नहीं था, ये नहीं था, हम दोनों मिरर नहीं थे, फ्लैट था तो कम रेडिएशन आ रहा था जो हो पा रहा था। अब ये भी यहाँ पे टकराएगा प्रकाश, ये भी यहाँ आएगा, ये आएगा तो ये भी है, तो जल्दी क्या होगा यहाँ पे क्या कहते हैं, पानी जल्दी गर्म हो पाएगा, इसलिए इसे यूज कर जाता है। ठीक है, अब फ्लैट प्लेट कलेक्टर और कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर जो है, इनको देखने के बाद हमने देखा कि सोलर एनर्जी थर्मल के डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन की तरह हमने यूज कर सकते हैं। वो क्या क्या है, पर मेथड क्या है, सिर्फ मेथड कितने हैं, सिर्फ दो। कौन कौन से, सोलर थर्मल एनर्जी, सॉरी मेथड कौन से हैं, केवल दो, फ्लैट प्लेट कलेक्टर या कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर। इनकी एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, ये डिफरेंट टाइप हैं। ये एज पर द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन बनाए गए हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर पाउंड, सोलर कुकर मतलब सोलर कुकर, वाटर हीटर पानी गर्म करने के लिए, पाउंड मतलब तालाब होता है इनका, इसका बेसिकली यूज घर के भवनों को गर्म करने में या फिर भवनों को गर्म करने में, या फिर जैसे कहीं स्टीम पावर प्लांट की इसमें यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस, ये सोलर फर्नेस यानी कि भट्टी, सोलर फर्नेस सोलर भट्टी होती है। सोलर थर्मल प्लांट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, थर्मल पावर प्लांट जहाँ कोयले की जगह इसका यूज किया जाता है, थर्मल का यूज किया, तो सोलर रेडिएशन का यूज किया। ड्रायर मतलब सुखाने में, यानी कि जैसे, और डिस्टिलेशन मतलब कहते हैं शुद्ध जल को नमक को, समुद्री जल में से नमक को अलग करने में। ठीक है, ड्रायर मतलब फसलों को सुखाने में इसका यूज होता है। स्पेस हीटिंग मतलब सौर ऊर्जा से भवनों को गर्म करने में, और स्पेस कूलिंग मतलब सौर ऊर्जा से भवनों को ठंडा करने में। और इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, ये हमारी जो भी एज पर रिक्वायरमेंट से ये घट या बढ़ सकते हैं। जो भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें नीचे डिस्कस करेंगे आगे। और सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सोलर कुकर। सो दिस इज अ बॉक्स ऑफ मेटल, ये क्या होता है, एक मेटल का बॉक्स होता है, विच इंटरनल सरफेस ऑफ कोटेड विद ब्लैक पेंट। इसकी जो आंतरिक सतह है वो क्या है, ब्लैक पेंट कलर से कोटेड होती है, मतलब पेंट होती है। दिस बॉक्स इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर बॉक्स, मतलब इस कहते हैं इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और रखा जाता है। ठीक है, उसकी आउटर सरफेस क्या होती है, ब्लैक पेंट से कोटेड होती है। ठीक है, ब्लैक पेंट इसलिए किया जाता है कि जो कोई रेडिएशन आए उसे एकदम एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए क्योंकि सारा का सारा रेडिएशन वहीं पे फोकस हो, और फोकस नहीं हो मतलब एब्जॉर्ब कर सके। व्हाइट होगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, दी स्पेस बिटवीन टू बॉक्सेस फिल्ड, अगर दो बॉक्स हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होगा वो थर्माकोल से कवर किया जाएगा। स्पेस क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर अंदर हीटिंग हो तो हीटिंग आसानी से बाहर नहीं जा सके। ठीक है, अगर स्पेसिंग रखेंगे तो हीट क्या होगी, आसानी से बाहर नहीं जा पाएगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। The food to be cooked is placed inside metal vessel। जो फूड है, हमारा खाना है, वो आंतरिक जो बर्तन होता है, कोटेड ब्लैक पेंट होता है, उसमें कहते हैं उसमें रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, दी आउटर सरफेस एंड लेड ऑफ द वेसल, मतलब जिसमें हम खाना रखेंगे वो भी काले रंग का ही से पेंटेड होता है, और उसका ढक्कन भी काले रंग से ही पेंट होता है, और उसके बर्तन के अंदर हम क्या रखते हैं, खाना रख देते हैं। दी वेसल इज प्लेस्ड, कहते हैं इनसाइड द बॉक्स एंड द बॉक्स इज कवर्ड विद ग्लास शीट। जो बॉक्स है जहाँ खाना वाना रखा है हमने, वो सबको क्या करते हैं, ग्लास शीट से कवर्ड कर दिया जाता है, और अच्छी खासी धूप निकल रही होती है, उसमें से रख देते हैं। 2 से 3 घंटे से खाना बनाने में लगते हैं। ठीक है, द फूड इनसाइड द वेसल विल बी कुक्ड वेल। ठीक है, और हमारा खाना क्या होता है, पक जाता है 2 से 3 घंटों में। द एफिशिएंसी ऑफ कुकर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, मतलब रिफ्लेक्टर नहीं बताया था, ये वाले रिफ्लेक्टर, ये जो है इनके रिफ्लेक्टर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, रोटी मतलब चपातियाँ, रोटी कैन नॉट बी मेड, मतलब इससे रोटी नहीं बनाई जा सकती है, इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सोलर कुकर में भी क्लासिफाइड, सोलर कुकर जो है में भी क्लासिफाइड किए गए हैं कई टाइप में। ठीक है, सोलर कुकर भी कई भागों में क्लासिफाइड किए, 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। फ्लैट प्लेट बॉक्स टाइप सोलर कुकर, मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर, पैराबोलिक डिश टाइप सोलर कुकर। देखो फ्लैट प्लेट यानी कि जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर देखा था हमने वही होता है। मल्टी रिफ्लेक्टर मतलब जैसे हमने अभी दर्पण देखे कई सारे मिरर लगे होंगे तो वो मल्टी रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक यानी कि पैराबोलिक शेप वाला जो हमने कॉन्सेंट्रिक में देखा था वो वाले कुकर की बात कर रहे हैं। फ्लैट प्लेट में 90 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। मल्टी रिफ्लेक्टर में टेम्परेचर थोड़ा 108 से 160 डिग्री सेल्सियस तक। पैराबोलिक में 160 से 250। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, 400 से 500 वाट तक की इसकी एफिशिएंसी होती है। और उसका जो मिरर का डायमीटर होता है 1.5 मीटर होता है। और जो खाना पकाने वाला बर्तन है वो उससे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है जिससे कि वहाँ फोकस हो सके। एक होता है इसमें सोलर ओवन भी होता है। सोलर ओवन क्या है, इसका टेम्परेचर रेंज काफ़ी हाई होती है, 350 डिग्री सेल्सियस। और फूड इसमें जो खाना बनता है 25 से 27 मिनट में पक जाता है। अब देख रहे हैं सोलर कुकर होता कैसा है। देखिए ये सोलर कुकर है, ठीक, ये सोलर कुकर है। इसकी ये जो ये क्या है आउटर बॉक्स, ये क्या है अंदर वाला बॉक्स। इनके बीच में स्पेसिंग दिख रही है, क्या है थर्माकोल से क्या करी गई है, कोटेड की गई है, भर दिया गया है। और ये क्या हमारा बर्तन रखा हुआ है खाने पकाने का। ये सब अंदर वाला और बाहर वाला और बर्तन सब यहाँ काले रंग से क्या है कोटेड है। ठीक है, अगर ये चीज हटा दोगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ढक्कन हटा दोगे तो ये हो जाएगा फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, और ये ऊपर कांच का ढक्कन रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट कवर है। ठीक है, अगर इसे हटा दोगे तो क्या हो जाएगा फ्लैट प्लेट कलेक्टर। अगर इसे लगा दोगे तो इसकी इफिशियंसी क्या करते हैं बढ़ जाएगी, तो इसे हम कहेंगे इसे क्या बोलेंगे हम, मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कलेक्टर। सोलर कुकर मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कलेक्टर। इससे क्या होगा इफिशियंसी बढ़ जाएगी, उसका टेम्परेचर जहाँ 90 हो जा रहा था वो 100-150 तक भी जा सकता है। ठीक है, अब और देखते हैं कैसे दिखता है। ये देखिए ग्लास का रिफ्लेक्टर यहाँ से किरणें आएंगी, यदि किरणें रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे आ जाएंगी तो इसकी क्या होगा अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और खाना हमारा पक जाएगा। ये सब कोटेड क्या ब्लैक कलर में कोटेड होती है जिससे कि रेडिएशन ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक, ये कौन सी है, ये मल्टी रिफ्लेक्टर। ठीक है, इसे या सिंगल रिफ्लेक्टर भी कह सकते हैं, फ्लैट भी कह सकते हैं अगर ये ना हो। ठीक, ये देखिए सोलर कुकर कुछ इस तरीके से दिखता है ओरिजिनली। ऐसे धूप में रख दो खाना बन जाएगा तुम्हारा। देखिए आउटर बॉक्स है, इसका इनर बॉक्स है, इनके बीच में थर्माकोल भरा रहता है। ठीक है, ब्लैक कोटेड है ये आउटर बॉक्स इनर बॉक्स। ठीक है, इसके कंटेनर भी देखिए ब्लैक है, इसका ढक्कन भी ब्लैक है। ये क्या है ट्रांसपेरेंट कवर, ये क्या है रिफ्लेक्टर। ठीक, उसके बाद अब देखिए ये देखिए मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप सोलर। ये देखो मल्टी रिफ्लेक्टर, हमने वहाँ एक लगाया था तो अगर हम रिफ्लेक्टर की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, इतनी जल्दी बढ़ती जाएगी। ये सारा प्रकाश टकराए कहाँ जा रहा होगा, यहाँ पे टकरा रहा होगा, तो इससे क्या होगा इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और खाना जल्दी कुक हो जाएगा। एक वेरिएंट ये है, एक वेरिएंट ये है, एक वेरिएंट ये है। आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब देखिए ये अभी क्या है पैराबोलिक डिश टाइप सोलर कुकर। ये पैराबोलिक डिश टाइप है, यहाँ से सूरज की किरणें आ रही है, यहाँ पे फोकस हो रही है और ये क्या हो रहा है खाना बन जा रहा है। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक, ये पैराबोलिक शेप का मिरर है, ये पैराबोलिक शेप का मिरर है। ठीक है, अगर सिलिंड्रिकल बनाना है तो इसे ही लंबा कर दीजिए बहुत बड़ा। देखो जैसे ये है पैराबोलिक मिरर, ये सारी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, यहाँ टकरा रही है, टकरा रही है। टकराने के बाद ये और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, ये खाना जल्दी पक जाएगा। इसका टेम्परेचर लगभग 250 350 तक पहुंच जाता है। ये देखो रोटी इसमें एक फायदा हो रहा है, इसमें रोटी भी बना सकते हैं जैसे बना रहे हैं। ठीक, अब हमने कहा था सोलर ओवन। सोलर ओवन कैसे काम करता है, देखिए ये सब कुछ बॉक्स वो सब कुछ जैसे ही रहेगा। सनलाइट एंटर थ्रू ट्रांसपेरेंट का मतलब ये कवर्ड रहेगा बिल्कुल चारों तरफ से, और सनलाइट क्या होगी एंटर होगी, एंटर हुई। इस टाइम क्या है ये बाहर का और अंदर का टेम्परेचर क्या है समान ही मतलब थोड़ा अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब यहाँ पे हीट आ रही होती है, अब यहाँ पे हीट आ गई अंदर पर बाहर नहीं जा पा रही है क्योंकि ग्लास कवर लगा हुआ है, तो हीट बाहर नहीं जा पा रही है। तो सोलर एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी होगी। अब एनर्जी तो कंटिन्यूस आ रही है और रिफ्लेक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं और एनर्जी को। रिफ्लेक्ट करके टेम्परेचर क्या हो रहा है धीरे धीरे और बढ़ रहा है, तो इंटरनल टेम्परेचर में भी इंक्रीज। ठीक है, अब इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हॉट ज़्यादा अंदर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बाहर कम होगा गर्म। तो ठीक है, तो अंदर काफ़ी गर्मी होने से खाना क्या होगा चारों तरफ से पकेगा ऐसा।
ठीक है। जबकि सोलर कुकर में क्या होता था, केवल ऊपर से ज्यादा पकता था, नीचे से नहीं होता था। ये ओवन में क्या होगा, चारों तरफ से खाना एक साथ है, क्योंकि बीचों बीच रखा रहेगा और यहाँ गर्मी क्या होगी, चारों तरफ फैलेगी और एनर्जी क्या होगी अंदर की बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए एक सोलर ओवन का टाइप का ये है, तो इस तरीके से दिखता है सोलर ओवन। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए एक रिफ्लेक्टर लगा है इसके, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, और ये क्या है, एक ट्यूब है, इसके अंदर हमने खाना बन के रख दिया और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ का ये बिल्कुल बंद है चारों तरफ से, और खाना क्या होगा एकदम, हीट टेम्परेचर इतना तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से, और 27 से 30 मिनट के अंदर इसमें खाना बन जाता है बहुत जल्दी। ठीक। अब देखो एडवांटेज बॉक्स टाइप सोलर पावर। बॉक्स टाइप कहने का मतलब जो ये वाला था बॉक्स टाइप, ये बॉक्स टाइप के एडवांटेज, इस टाइप के एडवांटेज, दिस वन क्या है, ठीक है। इट डज नॉट, ये मतलब ये पोल्यूशन नहीं फैलाता है किसी तरीके का, इसकी एफिशिएंसी हाई है, एज इतनी भी हाई नहीं है, मतलब लगभग है, सही है। ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल और सस्ता है। ठीक है। इस खाना बनाते समय किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, जबकि गैस में तेजी से खाना बनाते हैं तो कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। डज नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल, मतलब किसी भी तरह की किसी को फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे क्या है एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, दिस कुकर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन, ये सोलर कुकर या कम्प्लीटली बेस्ड ऑन किस पे, सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है। धूप होगी तो खाना बनेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। इससे रोटी नहीं बनाई जा सकती है, चपाती। ठीक है। कुकिंग दिस टाइम और कुकर टेक, मतलब खाना पकने में काफी बड़ा समय लगता है, 2 से 3 घंटे। ठीक है। ठीक है। अगर आपको खाना जल्दी बनाना है तो इससे नहीं बना सकते, तो ये सबसे बड़ी क्या है इसकी प्रॉब्लम है। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका मैं क्लियर क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो आप इसमें भी जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।